नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर में दम है। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब अपने विधायकों को चुनावी मोड में लाने की कवायद शुरू कर दी है। इससे लेकर विधायकों की एक अहम बैठक सीएम हाउस में हुई। खास बात यह रही कि इस बैठक में न सिर्फ विधायकों को चुनावी रोडमैप के बारे में बताया गया, बल्कि विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी मांगी गई। चुनावी मोड में आई बीजेपी अब न केवल विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है, बल्कि आने वाले दिनों की चुनावी रणनीति पर भी मंथन जारी है। सीएम हाउस में हुई एक अहम बैठक में विधायकों को आने वाले दिनों के टास्क के बारे में बताया गया, साथ ही उनके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की डिटेल भी मांगी गई। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आदिवासियों को लेकर लिए गए एक अहम फैसले पेसा एक्ट को लेकर बीजेपी विधायकों की फौज आदिवासी इलाकों में उतारेगी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब अपने विधायकों को चुनावी मोड में लाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई। सीएम हाउस में ये बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में विधायकों के कामकाज से लेकर आने वाले चुनाव की रणनीति तक मंथन हुआ। सीएम शिवराज ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विधायकों को अब काम में जुट जाना चाहिए। सभी विधायकों को उनके क्षेत्र में योजनाओं के हितग्राहियों की डिटेल भी जुटा लेना चाहिए। इसके साथ ही विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की डिटेल भी सीएम की ओर से मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों को उनके 15-15 करोड़ के विकास कार्यों की सूची सीएम हाउस तक पहुंचानी है। इसी तरह से मतलब जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकती है, उसी पे चर्चा। कुछ ऐसा भी बात आई है सामने के कुछ विधायकों से ये भी कहा गया कि जो विकास कार्य आपके क्षेत्रों में हुए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ऐसी कोई बात है? हाँ, सभी विधानसभाओं में जितने भी लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, जो विकास कार्य हुए हैं, उनकी तो होना ही चाहिए जानकारी। सभी को होना चाहिए ताकि समय आने पर उसका प्रॉपर प्रदर्शन भी हो सके। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सभी विधायकों को संपर्क अभियान में जुट जाने के लिए कहा। विधायकों को बूथ मजबूत करने के अभियान के साथ 51% वोट बैंक हासिल करने के टारगेट में तेजी से जुटने के लिए कहा गया है। उन लोगों के साथ संपर्क के अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सरकार की जो काम हमने किया है, विकास का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर है। हर विधायक ने अथक प्रयासों के साथ अपने विधानसभा को विकास का एक रोल मॉडल बनाया है। इस दिशा में उन सारी बातों पर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। बैठक में सभी विधायकों को पेसा एक्ट के प्रचार में जुट जाने की सलाह दी गई। सीएम शिवराज ने कहा कि सभी विधायकों को आदिवासियों के बीच जाकर पेसा एक्ट के फायदे गिनाने चाहिए। साथ ही उन्हें ये भी बताना चाहिए कि बीजेपी की सरकार ने एक्ट आदिवासियों के हित में लागू किया है। माना जा रहा है कि आदिवासियों के बीच पेसा एक्ट के प्रचार में अब बीजेपी विधायकों की फौज जुटी है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एमपी में एक बार फिर हनी ट्रैप का मामला सामने आया। एक ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अपने विभाग के एक इंस्पेक्टर की पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ठेकेदार का कहना है कि वो 2 महिलाओं के साथ शराब पार्टी कर रहा था और इसी दौरान कुछ लोग आए और उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद जबरन उसके अकाउंट से 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में एक बार फिर हनी ट्रैप के मामले सामने आने लगे हैं। इस बार ऐसी गैंग का खुलासा हुआ है जिसके तार पुलिस के बड़े अधिकारियों से जुड़े हैं। ठेकेदार ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 महिलाओं के साथ 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एमपी में एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन बाहर निकल आया है। इस बार मामला राजधानी भोपाल का है। भोपाल के खजूरी थाना इलाके के एक मकान में एक ठेकेदार को हनी ट्रैप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ठेकेदार मुकेश वर्मा ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक ठेकेदार मुकेश वर्मा अपने पहचान की एक महिला और उसकी सहेली के साथ शराब पार्टी कर रहा था, लेकिन 2 अज्ञात लोग आ धमके। दोनों में ठेकेदार मुकेश वर्मा के साथ मारपीट की
और उसके खाते से 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मुकेश वर्मा नाम का एक ठेकेदार है जो अपनी महिला मित्रों के साथ पार्टी करने खजूरी में कोई एक्सोटिका करके कॉलोनी है, वहाँ पर किसी घर में गए हुए थे। वहाँ उन महिला मित्रों के साथ अन्य 2 मित्र, जैसा कि उन्होंने अपने शिकायत आवेदन में बताया है कि अन्य 2 उनके पुरुष मित्र भी थे, उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई है और कुछ 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए गए हैं। इसके बाद उनसे दोबारा पैसों की मांग की गई थी, जिसको लेके वो कंप्लेंट की है थाने में। ठेकेदार मुकेश वर्मा की शिकायत के मुताबिक अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस अब आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। हाँ, अब उन्होंने बताया इसी प्रकार से है कि उनको धमकाया जा रहा है, वीडियो उनके कुछ इस तरह के वीडियो को लेकर उनको धमकाया जा रहा है। अब हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही महिलाओं की गिरफ्तारी हो जाएगी आगे जांच में जो भी सामने आएगा। कितने लोगों के खिलाफ है? एफआईआर फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ है, 2 महिलाओं के खिलाफ है और 2 अज्ञात पुरुषों के खिलाफ है। उनकी जांच जारी है? हाँ, इनकी अभी जांच जारी है और ये महिलाओं को ढूंढा जा रहा है। जैसे इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी आगे जानकारी आप लोगों से शेयर की। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि हनी ट्रैप के केस में आरोपी महिला ने ठेकेदार के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा था, इसलिए केस दर्ज नहीं किया गया था। खास बात यह है कि जिन महिलाओं पर आरोप है उनमें से एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी है। हालांकि दोनों के बीच विवाद है और वो अलग अलग रहते हैं। ये बात सामने आई है कि इंस्पेक्टर पति ने अपनी पत्नी पर कई बड़े पुलिस अफसरों और रसूखदार नेताओं के साथ संबंध के आरोप लगाए थे। हनी ट्रैप के इस केस में जैसे तैसे पर्दे खुलती जा रही हैं। आशंका इस बात की है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद जोगी परिवार से जुड़ा जाति का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जोगी परिवार से जुड़ा जाति का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के साथ मरते दम तक ये विवाद जुड़ा रहा। उसके बाद उनके बेटे अमित जोगी को इस विवाद से लड़ना पड़ा और अब बहू ऋचा जोगी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में एफआईआर हो गई है। लेकिन इस एफआईआर के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है और कई तरह के बयानबाजियां भी सामने आ रही है। मरवाही उपचुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली की सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट में उपचुनाव से पहले उनकी जाति पर विवाद के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था और इसकी शिकायत भी की गई थी। शिकायत के मुताबिक ऋचा जोगी ने ऋचा रूपाली साथू के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसका उपयोग किया। उधर जोगी कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। आप देख सकते हैं षड्यंत्र पूर्वक एक 2 साल की जो मां है, बच्चे की मां है ऋचा जोगी जी, उसके ऊपर आदरणीय भूपेश बघेल जी कैसे षड्यंत्र करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। जोगी परिवार के साथ जुड़ा जाति का विवाद कोई नया नहीं है। साल 2001 में अजीत जोगी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उस दौरान बीजेपी ने उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता की शिकायत की थी। अजीत जोगी के बाद उनके बेटे अमित जोगी को भी जाति के जुर्म से जूझना पड़ा और अब ऋचा जोगी के खिलाफ भी जाति प्रमाण पत्र में धांधली का आरोप लगा है। जोगी परिवार से जुड़े जाति विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस कोई कार्य करती है तो नफा नुकसान देखकर करती है। भूपेश बघेल जी को तो जोगी जी पे बात करनी चाहिए। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार आपत्ति करती रही कि ये आदिवासी नहीं है, तब यही कांग्रेस पूरी शक्ति से उसके पीछे खड़ी रही। अब जब उनका काम निकल गया तो ये एफआईआर कर रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अपने केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी से भी पूछना चाहिए कि एक गैर आदिवासी व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों बनाया। उधर राजनीतिक साजिश के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में जोगी कांग्रेस का ऐसा अस्तित्व नहीं बचा कि उनके खिलाफ साजिश की जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का वैसे भी अब क्या राजनीतिक अस्तित्व बचा जो उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जाएगी। उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो कानून ने अपना काम किया है। उन्होंने नकली सर्टिफिकेट अपनी जाति का प्रस्तुत किया था
हाई पावर कमेटी जो जिला लेवल की बनी थी उसने उनको अवसर दिया था कि आप अपने जाति प्रमाण के तथ्यों को प्रस्तुत करें, वो नहीं प्रस्तुत कर पाई। उनकी जाति का सर्टिफिकेट नकली था, उसे असली साबित करना उनकी जवाबदारी थी। यदि आपने नकली सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो स्वाभाविक है कि आपके खिलाफ में 420 का मुकदमा दर्ज होगा। इसमें गलत क्या है? कानून अपना काम कर रहा है, आप प्रभावशाली हैं, आप प्रथम मुख्यमंत्री की बहू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कानून अपने हाथ में लेंगे। बहरहाल जाति का जन जोगी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऊपर से ये जाति विवाद और परेशानी बढ़ा सकती है। चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और अगर पार्टी के नेता इसी तरह जाति के मसले पर उलझे रहे तब राजनीति कब करेंगे। खैर, प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जोगी कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच जब इस तरह के विवाद उठेंगे तब निश्चित तौर पर पार्टी को इसका नुकसान होगा। हालांकि इस पर अभी भी सियासत चल रही है और ये सियासत कहां तक लग जाती है, जाति का विवाद क्या जोगी कांग्रेस का या जोगी परिवार का पीछा कब छोड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले इस उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में दोनों दल सियासी माइलेज हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दिया। चलिए देखते हैं क्या है भानु प्रतापपुर का समीकरण। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आगाज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी आरक्षण कम होने का मुद्दा। देखना यह है कि इस चुनाव में ये मुद्दा किसके लिए फायदेमंद होता है और किसके लिए नुकसानदायक। भानु प्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है तो बीजेपी के लिए कोई जमीन हासिल करने का बड़ा मौका। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा ही माना जा रहा है। ये सीट कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली हुई थी। ऐसे में कांग्रेस इस सीट को हर हाल में बचाना चाहती है। हालांकि इस सीट से दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा जताया मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी पर। पार्टी को शायद ये उम्मीद है कि सिंपैथी फैक्टर का भी फायदा यहाँ सावित्री मंडावी को मिल सकता है। विगत 4 वर्षों से जो कांग्रेस सरकार कार्य करी, विकास के कार्य लगातार कर रही है और साथ ही स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और विकास के बहुत कार्य किया है। इन्हीं सभी विकास के कार्यों को आगे ले जाकर जनता के बीच जाऊंगे और उनका पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वहीं बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा जताया है, जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। पार्टी इस चुनाव महिला सुरक्षा, रोजगार, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर उतरी है। उधर जोगी कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को अपना समर्थन दिया है। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव को तो चुनौतीपूर्ण मानना ही है नहीं? चाहे प्रत्याशी चाहे निर्दलीय हो, चाहे दल में पार्टी से भी हो, है नहीं? कोई भी प्रत्याशी को कम नहीं आके। 4 साल हो गया है इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई है ना? उनके 2018 के चुनाव में इन्होंने 36 वादा किया था। अगर ये बता दें कि 36 उनकी घोषणा पत्र में 36 वादा में से एक भी वादा अगर पूरा हुआ होगा तो उनकी इस चुनावी घोषणा में 27% आरक्षण को लेकर के हमारे पिछड़ा वर्ग भाई आंदोलनरत हैं, है नहीं? 4 साल हो गया कि मैं जब भी सरकार में आऊँगा तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दूंगा। 4 साल हो गया, अभी तक 1% उसको बढ़ाया नहीं गया। इस चुनाव में 32% आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भी एक बड़ा फैक्टर है। सर्व आदिवासी समाज भी आरक्षण में कटौती के विरोध में अपने प्रत्याशी उतार रहा है। ऐसे में वोट कटने का संकट रहेगा। हालांकि दोनों दल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बाद स्कूटनी में कितने नाम रह जाते हैं, फिर नाम वापसी में कितने रह जाते हैं, तब इस पर आपने बड़ी सौगात दी थी उपचुनाव के समय, इस बार क्या? यहाँ मनोज मंडावी जी के जो कार्य हैं वो हमारा आधार रहेगा। तो ये तो प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद सारी बातें स्पष्ट होगी, पर हम इस बात को लेकर जाएंगे, अपने एजेंडे को लेकर जाएंगे। 15 सालों में हमने जो बस्तर और भानु प्रतापपुर के विकास के काम किए हैं, गांव-गांव, गली-गली में विकास के काम किए हैं।
2018 में कांग्रेस की जीत के बाद हुए तमाम चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। ऐसे में कांग्रेस की जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने भी इस चुनाव में पूरा दमखम लगाया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के जो भी नतीजे निकलेंगे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी मायने वाले होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को महज 1 साल बचा हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को ये समझ में आएगा कि किसे और मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही ये भी समझ में आएगा कि जनता ने किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया या बीजेपी का साथ दिया, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विधानसभा चुनाव में जाया जा सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में स्टार प्रचारकों पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसा कि डर की वजह से सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता गायब हैं। लखमा का दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी ऐसे प्रभारी बना रही है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो वहीं कवासी लखमा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नसीहत दी है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें। चूहा, बाघ, सामंत के बाद अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के नाम पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 40 नेताओं के नाम हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर नेता छत्तीसगढ़ के हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट की 70% आदिवासी आबादी है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े आदिवासी नेताओं का नाम नहीं है। वहीं माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस उपचुनाव के प्रचार में उतर सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्टार प्रचारकों में नहीं है। इसे लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। लखमा ने सिंधिया और कुलस्ते के प्रचार में नहीं आने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को प्रभार देने के बजाय ऐसे नेताओं को प्रभार दिया है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कारागार में आए थे क्या? 4 मंत्री आए थे उस समय। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी का नाम था, वो डर के नहीं आया। अजय अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गायब हो गया। मतलब परदर्जी कुलस्ते उसका भी अब नाम गायब हो गया है। मेरे इस बात का मेरे को अच्छा नहीं लगा। कल आदिवासी लोगों का एरिया विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ का आदिवासी सांसद मंडावी उसको संचालन देना चाहिए था। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसको किनारे कर दिए। सोनता 5वें नंबर में 10वें नंबर में नाम है। जो कांकेर का सांसद है वो क्या बीजेपी का नहीं है क्या? एक बढ़िया आदमी को वहाँ देने से क्या फायदा होना है? उधर कवासी लखमा पर पलटवार किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। उन्होंने नसीहत दी है कि लखमा अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि उनकी पार्टी डूबने की कगार पर है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी के प्रचारकों की चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये चुनाव लड़ेंगे। सभी पदाधिकारियों को हमारे सांसद जी पूरे विधानसभा क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। ये उनका लोकसभा क्षेत्र है। सभी नेताओं को उपयोग करेंगे, सभी नेताओं को जिम्मेदारी देंगे और एक एक कार्यकर्ता हमारा इस चुनाव में जुटेगा। कवासी लखमा जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आज उनकी पार्टी डूबने के कगार पर है और किस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता न केवल मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी में पूरा सम्मान है। दरअसल भानुप्रतापपुर उपचुनाव में हर मुद्दे पर सियासत हो रही है, फिर चाहे वो आदिवासी आरक्षण का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे। ये मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य में हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई है। 16 अक्टूबर को मनोज मंडावी का निधन हुआ था। इस सीट पर दिसंबर 5 को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 को रिजल्ट घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।